हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 अपना चल रहा है और जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइक्लोट्रॉन के बारे में अपन ने इससे ठीक पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, रचना, बनावट और उसका जो गणितीय विश्लेषण है, इन सब के बारे में चर्चा करी थी। इसके दो छोटे छोटे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो अपने पास अब शेष रह जाते हैं, उनको अपन कंप्लीट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन साइक्लोट्रॉन की कमियां क्या क्या हैं, कुछ उसकी डीमेरिट्स भी हैं, कुछ उसकी भी त्रुटियां हैं, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसकी अनुपयोगिताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में अपन साइक्लोट्रॉन के जो उपयोग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में पिछले वीडियो के जो गणितीय विश्लेषण के फॉर्मूले आपके पास आए थे, उनका उपयोग कर दो एग्जाम्पल अपने पाठ्य पुस्तक के हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। इतना होते ही आपका ये जो टॉपिक है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रहे, साइक्लोट्रॉन के अंदर से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साइक्लोट्रॉन की सीमाबंद। सीमाबंद का मतलब है इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहली कमी जो है, अपन ने चर्चा करी थी कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा भारी कणों को ही त्वरित किया जा सकता है, और वो भी आवेशित कण होने चाहिए, और आवेश की प्रकृति है वो भी धनावेशित कण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो पहली, ये जो इसका बाउंडेशन है, इसकी ये जो शर्त है कि भाई भारी कण ही होने चाहिए, धनावेशित होने चाहिए, इसका मतलब आप बाकी कणों को इस साइक्लोट्रॉन का उपयोग कर त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को अपने को यहाँ पे लिखना है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित किया जा सकता है। केवल धनावेशित कण हो। यदि कोई हल्का धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तब भी आप उसको त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी पहली समस्या हो जाती है, पहली प्रतिबंध हो जाता है। दूसरा इसके बाद में आता है कि साइक्लोट्रॉन है, इससे हल्के आवेशित कण, कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का भी है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो भी नेगेटिव है। दोनों कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। अब इतना तो है, लेकिन अब अपने दिमाग में प्रश्न आता है कि सर मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित करना शुरू भी कर दें तो क्या परिणाम नजर आएंगे। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है अपने पास 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, वो होता है वो अपने पास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। यानी कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में, हालांकि ये वाली संख्या तो इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर माइनस 31 लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस 27 लगा हुआ है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा लगभग 1800 गुना कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्का होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इस द्रव्यमान की तुलना कर सकते हैं, और हल्के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं कर सकते। अब इसमें कहानी क्या होती है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में जब आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, उस समय आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि आवेश है वो निश्चरता के नियम का पालन करता है। यानी कि आवेश के ऊपर उसके वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आवेश स्थिर है तो भी उसके ऊपर वही आवेश रहना है, यदि आवेशित कण गति करता है तब भी उसके ऊपर आवेश की वैल्यू वही रहती है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वस्तु का, वो उसके वेग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में आप बीएससी के अंदर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूले को लिखा है कि m इज इक्वल्स टू एम नॉट। एम नॉट है स्थिर अवस्था का द्रव्यमान, बटा में अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर, ये v है उस आवेशित कण का वेग है, और बटा में है c का स्क्वायर, ये प्रकाश का वेग है। तो यदि कोई कण है वो बहुत धीरे गति कर रहा है,
तब तो उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग स्थिर अवस्था के द्रव्यमान के बराबर ही रहेगा। लेकिन यदि उसका जो वेग है वो बढ़ते हुए प्रकाश के वेग के बराबर अगर हो जाता है, तो यहाँ पे आप v की जगह भी c लिख सकते हैं। तो ये c² एक हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो रिजल्ट 0 बटा में आएगा। और m0 में जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये जो m की वैल्यू है वो अनंत हो जाती है। यानी किसी भी कण को यदि आप प्रकाश के वेग से गति करवा दें तो उसका द्रव्यमान है वो अनंत हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे और इसके बीच में क्या संबंध है? संबंध यह है कि क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और कम होने से उसका वेग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम होने के कारण जल्दी ही इसका वेग है वो प्रकाश के तुल्य हो जाता है, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। और यदि इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए होने से इसका द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है और बढ़ करके अनंत किलोग्राम के बराबर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो हल्का होने के कारण, वजन में कम होने के कारण इसको आप साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लिया जाता है जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो बीएससी के अंदर फिजिक्स में एक पूरी बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे एक्सेलरेटर कहते हैं, त्वरित्र कहते हैं। उसमें आप उस बीटाट्रॉन के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसकी बनावट के बारे में, उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये इसकी दूसरी कमजोरी है। इसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ते हैं कि अनावेशित कण, जिनके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, न पॉजिटिव चार्ज न नेगेटिव चार्ज, ऐसे कण जैसे न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर जो एक तरह का कण पाया जाता है, प्रोटॉन के साथ वाला न्यूट्रॉन है, इन कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये इसका तीसरा कमजोरी है, कमी कह सकते हैं अपन इसको। तो इस तरीके से साइक्लोट्रॉन के अंदर कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आपको कोई 2 कमियां वहाँ पर लिखनी होती हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है वो इसका इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के उपयोग। साइक्लोट्रॉन है उसको काम में कहाँ लिया जाता है। चलिए साइक्लोट्रॉन के उपयोग की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास आता है कि साइक्लोट्रॉन से जो त्वरित कण है, जो धनावेशित भारी कण है, जिनको साइक्लोट्रॉन के द्वारा आपने त्वरित कर लिया, त्वरित करने का मतलब है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत उच्च वेग से गति कर रहे हैं। तो ये जो त्वरित कण है, याद करो आप रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल आते हैं जो सोने की पन्नी के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जो अल्फा पार्टिकल है वो इतना एक्सेलरेट होकर के, इतनी ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा लेकर के जो आता है वो कहाँ से निकल करके आता है, वो आपके साइक्लोट्रॉन से निकल करके आता है। तो साइक्लोट्रॉन से त्वरित होने वाले जो कण हैं उनको नाभिकीय विघटन में, नाभिक को तोड़ने में, विघटन में प्रयुक्त किया जाता है। और जब नाभिक को विघटन करेंगे जिससे नाभिक की संरचना का ज्ञान होता है, परमाणु का जो नाभिक है वो किस तरह का होता है, कौन कौन से पार्टिकल उसके अंदर पाए जाते हैं, उनका द्रव्यमान क्या होता है, उसका घनत्व कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, इन सब बातों के बारे में अपन, यानी नाभिक की या परमाणु की संरचना के बारे में अपने को ज्ञान होता है। इसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण उपयोग है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग करके आप जो त्वरित पार्टिकल्स निकालेंगे, इन त्वरित कणों के द्वारा जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों की अपन परिभाषा फिजिक्स में और पढ़ेंगे। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में आप लोगों ने समस्थानिक के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, जब टॉपिक आएगा तब अपन अध्ययन करेंगे। तो रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक होते हैं उनको उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक यदि आपको बनाने हैं तो इसके लिए आपको धनावेशित भारी कण चाहिए और वो भी त्वरित गति से आने चाहिए। फिर क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं इनका उपयोग जो विभिन्न रोगों में उपयोग किए जाते हैं, कई तरह के उपयोग होते हैं। जैसे आप लोगों ने कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का नाम सुना होगा। तो इन तरीके के तत्वों के, इन प्रकार के पदार्थों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है।
तो साइक्लोट्रॉन का भी साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से अपन ने साइक्लोट्रॉन के यहाँ पे दो जो मुख्य उपयोग हैं इनके बारे में चर्चा करी है। मैथमेटिकल पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा है, उसका लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इवन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के प्रत्येक वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इस साइक्लोट्रॉन के ऊपर एक न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है, उसका अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है वो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पढ़िए कि साइक्लोट्रॉन की 2 लित्र आवृत्ति है वो 10,000 मेगाहर्ट्ज है। साइक्लोट्रॉन की जो 2 लित्र आवृत्ति है यानी उसके अंदर जो एसी धारा का जो स्रोत लगा हुआ है, वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, उसकी आवृत्ति दे रखी है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। इस प्रश्न में आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बी लिख करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्लियर है। इसके बाद में अपने को कह रहा है कि यदि डीज की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और यदि मैं इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू है वो मीटर में बदल जाएगी। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की जो गतिज ऊर्जा है उसका परिकलन कीजिए, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से अपने पास इस प्रश्न के अंदर 2 भौतिक राशियों की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में एंड में लिखा हुआ है E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दें या प्रोटॉन कह दें, हालांकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन दोनों की संख्यात्मक वैल्यू बराबर होती है। 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। उसके बाद में कह रहा है कि आपके पास इसका जो द्रव्यमान है, पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो 1.67, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटेड है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वैल्यू है वो आपकी जूल सेकंड के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -13 होती है। चलिए, तो सबसे पहले अपने को इसकी निकालनी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, और आवृत्ति है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। तो इसके लिए मुझे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए, बताएं। देखें, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो सर आवृत्ति का फॉर्मूला लगा दें। तो आवृत्ति का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि आवृत्ति को अपन एन से भी लिख सकते हैं या न्यू से भी लिख सकते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है QB अपॉन 2πm, ठीक है। और यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है B की। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में बदल लेता हूँ, इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2πm, इंटू में चली जाएगी आवृत्ति और बटा में आ जाएगा इसका आवेश की वैल्यू। अब आप इनकी संख्यात्मक वैल्यू रखते जाइए। 2 रखा, पाई का मान सर 3.14 होता है, बढ़िया। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, 10 की पावर -27 किलोग्राम ये दे रखा है। आवृत्ति कितनी दे रखी है, आवृत्ति को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आवृत्ति लिख रखी है आपको 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा को जब आप हटाएंगे तो 10 की पावर 6 लग जाएगा यहाँ पर, तो और उसको आप 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 7 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आवृत्ति की वैल्यू लिखनी है, तो ये मेरे पास 10 की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पर। बटा में चलिए, बटा में आपको चार्ज लिखना है Q का मान, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस वैल्यू को सॉल्व करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व आउट करेंगे तब आपके पास जो B की वैल्यू है, आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना यहाँ पर, तो B की जो वैल्यू है उसका सॉल्यूशन आंसर आएगा 0.66। मात्रक बताएं सर, मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है वो अपना टेस्ला होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। इसके बाद में सवाल कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा, तो E की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो E की वैल्यू के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए 1/2 mv²। V का मतलब है वेलोसिटी, उस
प्रोटॉन की जो वेग है वो चाहिए मुझे। क्या मुझे प्रोटॉन का वेग इसमें दे रखा है? सर प्रोटॉन का वेग तो दे तो नहीं रखा। तो जब प्रोटॉन का वेग दे नहीं रखा है तो इसके लिए मुझे पहले यहाँ पर साइड में वेग को सॉल्व करना पड़ेगा। और वेग को सॉल्व करने के लिए वेग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग का फॉर्मूला होता है सर क्यू बी आर। याद कीजिए, आप पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा है। क्यू बी आर अपॉन एम। तो क्यू की वैल्यू आपके पास वही 1.6 × 10⁻⁻19। बी यानी टेस्ला की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.66 इंटू आर की वैल्यू मीटर में है यहाँ पर। तो अगर मैं 10⁻⁻2 को हटाऊंगा तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास 0.6 की वैल्यू हो जाती है। अपॉन में मुझे इसका मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 3.78 इंटू 10⁻7। मात्रक बता दीजिए, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक लग जाएगा वेलोसिटी का। तो ये बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखी है कि आपको वेग निकालना है, लेकिन जब आवश्यकता है तो अपने को वेग को पहले कैलकुलेट साइड में करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो दोबारा मैं इसकी जब वैल्यू रखूँगा तो 1/2 हो गया। मास का मतलब होता है सर 1.67 10⁻⁻27 इंटू वेग का स्क्वायर चाहिए। तो ये अपन लिख सकते हैं कि 3.78 इंटू 10⁻7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास। ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। किस में आएगी? जूल के अंदर आएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करना होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है वो जो चार्ज है, आवेश है, उसको आप 10⁻6 से गुणा कर दीजिए। तो यदि मुझे इसको, ये जूल के अंदर वैल्यू अपने पास आ चुकी है, अब इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करते ही तो ये इलेक्ट्रॉन में हो गया। और यदि इसे मेगा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से इसको नीचे मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो अब आप जब इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7। आंसर क्या आएगा? 7। और अब इसका यूनिट लगा दीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जो पार्टिकल है, वो जो प्रोटॉन है जो साइक्लोट्रॉन से त्वरित होकर के आ रहा है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन को बार बार पॉज करते हुए अपने नोट्स लिख लीजिए और पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ज़रूर वहाँ पे 12th क्लास का साइंस का ग्रुप बनाया हुआ होगा व्हाट्सएप पर, तो उस ग्रुप में भी आप इसको शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसे पढ़ने के लिए अनुमोदन जरूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।